हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये जितने भी आपके पास यहाँ पे एमसीक्यूज़ हैं, कुछ इजी लगेंगे आपको, कुछ हो सकता है आपको टफ लगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके यूकेपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन से। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, जिन बच्चों का एग्जाम है आने वाला, जो कहीं सहायक पेपर है जहाँ पे साइंस पूछी जानी है, तो एक बेसिक आइडिया आपको लगेगा। और यहाँ से हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन दोबारा आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएँ। तो वीडियो को पहले से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। छोटी वीडियो होंगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगी। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। और यहाँ पे पूछा गया था, भैया अगर कोई आपके पास इकोसिस्टम है यानी पारिस्थितिक तंत्र है, इस पारिस्थितिक तंत्र में आपको बताना था कि जो जैविक घटक होते हैं इनमें से जो हमारे पास प्रोड्यूसर होते हैं यानी जो उत्पादक होते हैं वो कौन से होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र, जैविक घटक, यानी जैविक किसे बोला जाता है? बायोटिक को, जिसके पास जीवन होता है। तो यहाँ पे आपके पास कौन से हो जाते हैं? देखिए, ये पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं और जिनको पता है वेल एंड डन है, जिनको नहीं पता है उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। तो भैया जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्पादक, ठीक है, वो कौन से होते हैं हमारे पास? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनता है हरे पौधे, इसका आंसर बन जाता है। अब आपको पता है यार, हमारे पास एक पिरामिड होता है, यहाँ पे आपके पास उत्पादक होंगे, उत्पादक के बाद आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, यानी वो जो हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, जिसमें आपका हिरन वगैरह आ जाते हैं, आपके यहाँ पे रैबिट्स वगैरह आ जाते हैं, जो आपके प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको खाते हैं, है ना। तो ये इसके ऊपर डिपेंड रहता है। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता आता है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, वो आपके प्राइमरी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और ये क्या करते हैं आपका, ये बेसिकली आपके पास मांसाहारी टाइप में आ जाते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपके पास तृतीय उपभोक्ता होंगे, जो आपके पास जैसे ईगल वगैरह हो गया, ये आपका जो हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक। इसके बाद एक चीज़ इसमें और आती है, जिसे लिंडमैन का एनर्जी रूल भी बेसिकली बोला जाता है, एनर्जी रूल। अच्छा, एक चीज़ इसमें और समझिएगा, जैसे जैसे देखिए ये आपका ऊपर की तरफ चलता जाएगा ना, उत्पादक होगा, प्राथमिक जो है इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, प्लांट्स के ऊपर, द्वितीयक वाले प्राथमिक के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और तृतीयक वाले द्वितीय के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, जब इनका डेथ हो जाते हैं, ये मर जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास फंगी होंगे, बैक्टीरियाज वगैरह होंगे, ये इनको डिकम्पोज करने का बेसिकली काम करते हैं, और दोबारा से ये वहाँ पे सॉइल में जाके ये मिल जाते हैं, इनका डिकम्पोज यानी अपघटन होने के बाद। यहाँ पे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, लिंडमैन का 10% का लॉ, यानी जो आपके पास जो एनर्जी होती है वो आपका नीचे से लेकर ऊपर तक किस टाइप से चलती है, तो ये चलता है आपका 10% के लॉ से। 10% का लॉ क्या कहता है? बोलता है भैया जो आपके पास उत्पादक होते हैं, यहाँ पे बोला 100% एनर्जी होगी, फिर जैसे जैसे ऊपर चले जाते हो तो 100% ये ना होके यहाँ पे केवल 10% एनर्जी आपकी पहुँच पाती है। यानी जब खरगोश है, लेट्स से यहाँ पे खरगोश बनाया हुआ है, तो आपके पास जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ये प्लांट्स को खाएंगे, तो ऐसा नहीं कि वो 100% कंज्यूम वो चीज़ें कर लेते हैं, वो एनर्जी 100% आपको ट्रांसफर नहीं होती, केवल 10% ही ट्रांसफर हो पाती है। फिर जब आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर जब इसका ईटिंग करेंगे यानी प्राइमरी का, तो यहाँ पे आपके पास अगेन 1% ही एनर्जी जा पाएगी, और लास्ट में केवल आपके पास 0.1 यानी 1/10% ही एनर्जी यहाँ पे जा पाती है। तो उसको बोला जाता है लिंडमैन का 10% का लॉ, यानी आपकी जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो 10% ही जा पाती है ऊपर की तरफ, जैसे जैसे आप ट्रायंगल में या पिरामिड में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। सेकेंडरी क्वेश्चन, आपको यहां पे बोला गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सस्टेनेबल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं कि वो सिस्टम जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब देखो, सबसे ज़्यादा स्टेबल किस में आता है? आपको पता है यार, जो हमारे पास वाटर होता है वो 70% है ना, सी, समुद्र। तो जो समुद्र होता है बेसिकली वो आपके पास सबसे स्टेबल होता है, ठीक है। आपको ये भी जानते होंगे कि अगर हम जब बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, डाइवर्सिटी इन मैं कहूँगा स्पीसीज, तो समुद्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो सर्वाधिक बड़ा तंत्र, स्टेबल, ये सभी आंसर जो आते हैं वो मरुस्थल में आ जाते हैं। नहीं, मरुस्थल क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, महासागर आ जाएगा ना, ओशन की मैं बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और आपको ये भी जानना है, देखिए अब हमारे पास जो ये पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं ना, कुछ आर्टिफिशियल पारिस्थितिकी तंत्र होंगे और कुछ नेचुरल होते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब वो होता है जो खुद हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। नेचुरल का मतलब जो नेचर ने बना के दिए। जैसे आप देखेंगे, क्या डेजर्ट क्या खुद हमने बनाया है? नहीं बनाया। ओशन क्या हमने खुद बनाया? नहीं बनाया। लेकिन जब मैं गार्डन की बात करता हूँ, देखो ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। गार्डन यानी मैं बगीचे की बात कर रहा हूँ, तो बगीचा जब भी हम बात करेंगे तो ये आपके पास आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर। बगीचे को हम खुद बनाते हैं, है ना। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब देखो, कभी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो एटलीस्ट अगर आपने ये वीडियो देखी है या इससे गो थ्रू आप हुए हैं, तो ऐसा क्वेश्चन गलत आपके नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन था आपके पास, कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। अब ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि साइंस का अगर एग्जाम दो और पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछ जाए, बहुत रेयर चांसेस है। पॉल्यूशन, ये ग्रीन हाउस प्रभाव, मतलब सिंपल सी बात है यार, गर्म करना, ठीक है। ऐसी कौन सी आपके पास गैसेस हैं जो पृथ्वी को धीरे धीरे गर्म कर रही हैं। अब ग्रीन हाउस बेसिकली क्या होता है, ये कहते हैं कि भैया हमारी जो एटमॉस्फेरिक लेयर होती है, जो हमारे यहाँ से फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है ना,
तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी एक लेयर सी बन चुकी है इन गैसेस की। अब जब ये गैसेस की लेयर बन चुकी है तो जो सन से आपकी रे आती है ना, तो सन से जो रे आ रही है वो तो वापस अर्थ पे आ जाती है, ठीक है। और जब ये वापस जाती हैं, वापस का मतलब जब इनका विकिरण हो जाता है, वापस जाएंगी, ये मूव करेंगी, तो ये इस लेयर से ऊपर नहीं जा पाती हैं। और ये लेयर से ऊपर नहीं जा पाएंगी मतलब ये इतने पे ही रह पाएंगी, और इसी को हरित गृह प्रभाव भी बोला जाता है। यानी आपकी जो हमारी अर्थ है वो धीरे धीरे गर्म होती चली जा रही है, और इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं। और इसका जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो हमारे पास दो गैसें होती हैं जो आपको ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड और CH4। क्या बोला मैंने, CO2 और मीथेन, CH4, ये ऐसी दो गैसेस हैं जो हमारा रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। जैसे आपके ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आपने देखा होगा दिन पर दिन हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, हमारी एक लेयर बन चुकी है हमारी एक इन हार्मफुल गैसेस की, और इससे जो हमारे पास सन की रेजेस वापस नहीं जा पाते हैं, अर्थ में ही रह जाते हैं, जिससे हमारा डे बाई डे एक टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन है आपके पास, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता किस में होती है? आप लोग जानते होंगे कि भैया जो हमारे पास एक्सटिंग्विश होने वाली जो स्पीसीज होती है, यानी संकटापन्न बोलो या फिर जो खत्म होने वाली प्रजातियां होती हैं, एक रेड डेटा बुक होती है, ठीक है ना। ये रेड डेटा बुक बेसिकली होती है जिसमें हम संकटापन्न जो प्रजातियां होती हैं उनको हम सूचीबद्ध करते हैं। कौन जारी करता है इसको? ये नाम है आपके पास IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे बेसिकली इनका काम क्या होता है, जो संकटापन्न जातियाँ होती हैं ये उनको कैटेगराइज करते हैं। लगभग इनकी 8 कैटेगरी में ये पाया जाता है। कितनी कैटेगरी में? 8 कैटेगरी में ये पाया जाता है। 1964 में इन्होंने ये जो सूची है ये इन्होंने जारी करना स्टार्ट किया था। हो सकता है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डेट में भी प्रॉब्लम होगी कि यार 1964 नहीं है, शायद कुछ और भी आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो सोर्सेस हैं अलग अलग मानते हैं, लेकिन आपको 1964 ही करना है। आप किसी एक ऑथेंटिकेटेड या NCERT बुक में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 8 कैटेगरी होती हैं। इन 8 कैटेगरी के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि भैया कौन सी ऐसी स्पीसीज़ है जो एक्सटिंग्विश होने वाली है या जो खत्म होने वाली है, कौन सी ऐसी है जो खत्म हो चुकी है, कौन सी ऐसी हैं जो दुर्लभ टाइप की हैं। तो कुछ ऐसी 8 कैटेगरी हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है भैया? जलवायु जो आपके पास क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण क्या हो सकते हैं? ग्रीन हाउस गैस के बारे में हमने जैसे बात की है, ग्रीन हाउस गैसेस जिसमें हमने बात की CO2 और CH4 के बारे में हमने भी जस्ट बात की थी। ओजोन परत का क्षरण, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपके फ्रीज वगैरह से निकलने वाली जो गैसेस होती हैं, और आपके पास जो पॉल्यूशन, ये सभी कारण ऐसे हैं जो आपके क्लाइमेट में चेंज जिसकी वजह से आ रहा है, जो कॉज है आपके पास क्लाइमेट चेंज के। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बड़े ढंग से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? बहुत सारे लोग ग्रीन हाउस गैस भी इसका आंसर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तीनों की तीनों जो होंगे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन था आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? देखिए कभी बार क्वेश्चन में या जब आप एग्जाम देते हैं तो एग्जामिनेशन में हम अक्सर क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, उसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है जब हम सोचते हैं घर जाके, अरे यार ये तो मुझे आता था। तो यहाँ पे नहीं वाला जो क्वेश्चन है उसको जरूर पढ़ें। और यहाँ पे पूछा गया था कौन सा तापमान उत्पन्न करने में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तापमान उत्पन्न करने में योगदान कौन सा नहीं करता है? तो भैया आपके पास जो जल वाष्प होता है ये आपके तापमान उत्पन्न करने में हेल्प नहीं करता है। बाकी आपका सल्फर हो गया, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, या मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं? ये आपका जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करने में आपके मददगार होते हैं। तो यहाँ पे जलवाष्प यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, वायु प्रदूषकों में कौन सा रक्तधारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? अब यहाँ पे रक्तधारा से संबंध आपका क्या आपको समझ में आता है? देखिए रक्तधारा में जो संबंध बनता है वो बनता है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड का, CO। ये वो गैस होती हैं जो आपके निकलती हैं, आपके जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं, या मैं कह सकता हूँ जो आपके पास गाड़ियाँ होती हैं उनके जो धुआं होता है उनसे जो निकलने वाली गैस होती है वो होती है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस क्या करती है? आपके डायरेक्टली ब्लड के साथ 200 टाइम्स मोर रिएक्टेबल होती है ऑक्सीजन के। तो जहां आपको ऑक्सीजन बॉडी में जाना चाहिए था वहां कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में चली जाती है, यानी ये आपका जो ब्लड है उसके साथ जल्दी रिएक्ट होती है और जिससे ह्यूमन की मौत हो सकती क्या हो जाती है। इसी टाइप से आपके पास एस्बेस्टस धूल, आपको ये याद रखना है भैया, ये लंग्स में ये प्रॉब्लम करना स्टार्ट करता है, लंग्स की बीमारी। यहाँ पे आपके पास कैडमियम जो है इसको ध्यान रखना, आपको इटाई रोग इससे हो जाता है। बेसिकली ये आपके पास जो आपकी बोन्स होती हैं, बोन्स इसमें कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में लेड, ये आपका नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है।
लेड, सीसा, ये आपका नर्वस सिस्टम को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाएगा भैया बताइए इटाई इटाई रोग का कारण क्या है। कैडमियम नर्वस सिस्टम को कौन डैमेज करता है, कौन इंपैक्ट करता है, कौन इफेक्ट करता है, तो लेड इसके लिए आपके पास आंसर आ जाएगा। ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जाप सूचक है, यानी एक पॉल्यूशन इंडिकेटर बेसिकली कौन होता है। और इसके लिए अगर आप जानते हैं अच्छी बात, नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए भाई, जो लाइकेन होता है ये आपका पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। उत्तराखंड में आपको पता है जो आपके पास मुनस्यारी है या पिथौरागढ़ है, वहाँ पे लाइकेन पार्क बनाया गया है, टुलिप गार्डन वहाँ पे बनाया गया है। पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, कैसे बनता है देखिए भैया, इनके बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। लाइकेन बेसिकली बनता है आपका फंगी, और साथ ही साथ में ये बनता है आपके पास एल्गी से, एल्गी बोले तो शैवाल, ठीक है। इन दोनों के मिक्सअप से आपको बनता है लाइकेन, ठीक है ना। तो ये सहसंयोजी बनाता है या सिम्बायोटिक रिलेशन भी आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो एल्गी होता है ये करता है आपका पास प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा यहाँ पे एल्गी, और खाना बनाने का जो काम करता है, फूड प्रिपरेशन का बेसिकली जो काम करता है वो करता है आपके पास फंगस। तो बेसिकली इन दोनों का लाइकेन क्या होता है, इन दोनों के मिक्सअप से बनता है, और कुछ इस टाइप से होता है ये, ठीक है ना। ये दिख रहा है आपको, पत्थर के फूल भी इन्हें बोला जाता है, बहुत काम के होते हैं ये, मेडिसिन में इन्हें काम में लाया जाता है। साथ ही साथ में इसके यूरोपियन जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे इनका मसाले भी बनाए जाते हैं। तो ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये अक्सर आपने ये चीज़ें देखी होंगी, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अम्ल वर्षा के बारे में बात करेंगे। अम्ल वर्षा आप सभी लोग जानते हैं कि भैया वायु प्रदूषण हमारा हो रहा है, और इसका जो रिस्पॉन्सिबल है कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसमें जो नाम आता है वो आता है आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड का और सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये दोनों आपके पास जो गैसेस हैं ये फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसेस हैं। ये गैसेस जैसे आपके एयर में जाती हैं ये आपके पास मिक्सअप होते, देखो ये बादल से आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये भाई यहाँ पे क्या है, पानी है, ठीक है, ये वाटर है। इस वाटर के साथ मिक्सअप होता है, जब NO2 इस वाटर के साथ मिक्सअप होता है तो ये बनाता है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, जिसे हम नाम देते हैं। और जब ये SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड है, ये आपका H2O के साथ मिक्स होगा, यानी पानी के साथ मिक्स होगा, तो ये बनाएगा H2SO4, दैट इज योर सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको बोला जाता है एसिड रेन, यानी तब होती है अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा के बहुत सारे नुकसान होते हैं। अम्ल वर्षा से आपके जो सी एनिमल हैं उनको इफेक्ट करेगा, वो ऑब्वियसली बात है भाई, अम्ल वर्षा ही जो है, एसिड जो है ना। साथ ही साथ में आपके पास जो हमारे हो जाते हैं, जैसे बोला जाता है ना, जो संगमरमर है, ताजमहल का जो कलर है वो फेड होता चला जा रहा है इन्हीं के इम्पैक्ट के कारण। तो अम्ल वर्षा आपका जो इम्पैक्ट है वो बैड इम्पैक्ट आपको बहुत जगह देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये ऐसे दो चीज़ें हैं जो आपका रिस्पॉन्सिबल होते हैं अम्ल वर्षा के लिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो आप देखेंगे कि भैया इसमें जो सही सुमेलित है, कौन सा इसमें सही सुमेलित है। सो बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे ये वाला जो सही है वो सही सुमेलित है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आती है अक्सर एग्जाम में, एक आता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम दिया था टांसले साहब ने, ध्यान रखिएगा, इकोसिस्टम किसने दिया था, टांसले साहब ने दिया था। और इकोलॉजी का अगर हम मतलब निकालेंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, भैया इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, अल्टमैन ने दिया था। इकोलॉजी सिस्टम या इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, वो दिया था आपका टांसले ने। जैव विविधता के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए, जैव विविधता, तो ये दिया था वाल्टन, इसको ध्यान रखना, वाल्टन, ठीक है। कहीं पे वाल्टन अगर आपको शब्द नजर आ गया तो समझ जाओ वो क्या है, वो आपको किसने दिया है, वाल्टन। इनका कुछ आगे भी नाम है, वाल्टन जी करके कुछ नाम है, आप चाहो तो उसको फुल फॉर्म इसकी देख लेना। तो अभी के लिए आपके पास जो आंसर बनेगा, आपको बनेगा एक सही सुमेलित है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर आपके जो फर्स्ट है, बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुयस, यहाँ पे आपके पास ये सुमेलित हो जाता है। बाकी इसको एक बार दोबारा चेक कर लेना, ये वाल्टर होगा शायद, वाल्टर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपके पास, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश का जो इनविजिबल, इंफ्रारेड भी आप इसे कह सकते हैं, इनविजिबल जो पार्ट होता है वो करते हैं आपके पास यहाँ पे बैक्टीरिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये बैक्टीरियाज यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का काम इनका होता है। जो फंगस होता है भैया ये तो वैसे भी फोटोसिंथेसिस आपके पास, फफूंद जो होती है ना, ये फोटोसिंथेसिस आपके नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ में आप ध्यान रखेंगे वृक्षों द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो होती ही है। और बैक्टीरिया जो होते हैं आपके पास बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, एक यू बैक्टीरिया होता है, एक होता है आपके पास आर्क बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और आपके पास जो नाम आता है वो आता है आर्क बैक्टीरिया का। यहाँ पे जो आर्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया हैं, यहाँ पे
इनसे मतलब आपको ये समझना है कि जब हमारी अर्थ का ओरिजिनेशन हो ही रहा था, यानी जब हमारे स्पीसीज़ का फॉर्मेशन हो रहा था, जीव जंतु जब बन रहे थे, तो स्टार्टिंग में जो उनका फॉर्मेशन था वो आपका था, मैं कहूँगा, एक सिंपल फॉर्म। तो सिंपल फॉर्म का मतलब ये हो जाता है, वो चला जाता है आपका आर्क बैक्टीरिया में, यानी जो पहले के बैक्टीरिया थे। धीरे धीरे हमारे जो जीव थे उसमें थोड़ा फॉर्मेशन आना स्टार्ट हुआ, यानी वो प्लांट में स्टार्ट होना स्टार्ट हो गए, धीरे धीरे हमारे जीवों का विकास होना स्टार्ट हुआ। कुछ इस टाइप से ये चलती है, ठीक है। थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आपके पास जो आर्क बैक्टीरिया, ये पहले के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, उसके बाद के बैक्टीरिया। तो इसके अंतर्गत जो यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं ना, इसके अंतर्गत आता आपके आपके पास साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया बेसिकली हम इसे ग्रीन ब्लू एल्गी भी कहते हैं। नील हरित शैवाल, लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। लेकिन जो नील हरित शैवाल होता है ये फोटोसिंथेसिस करता है, ये बैक्टीरिया, मैं कह रहा हूँ ना, ये आधा बैक्टीरिया है और आधा आपके पास है ये प्लांट, ठीक है ना। तो ये आपके पास बेसिकली क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस का ये काम आपका करता है। और ये जो करता है ये सन के विजिबल पार्ट से करता है, ठीक, जिससे नॉर्मली करते ही हैं। लेकिन बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं, जैसे हेलिकोबैक्टर, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो सन के इनविजिबल पार्ट से, या जिसे हम कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो अदृश्य भाग से करते हैं। कौन करते हैं, कुछ बैक्टीरिया करते हैं, और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जो सन के विजिबल पार्ट से भी करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया है, तो इसी को थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपके पास ये हेलिकोबैक्टर है, कुछ इस टाइप से होते हैं ये जो वर्क करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आर्क बैक्टीरिया आपके पहले के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया आपके बाद के बैक्टीरिया। बैक्टीरियाज में धीरे धीरे फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हुए, इनका जो बॉडी का शेप है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं आपके पास, ये आपके पास आ जाती है हेलिकोबैक्टर के अंदर। ये एक हेलिकोबैक्टर का बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी तो अगर कुछ ज़्यादा डीप पूछ लिया तो तभी पूछ पाएगा, यार डिफरेंट बैक्टीरियाज दे दे, फिर पूछ लेगा यार अदृश्य भाग से आपका कौन सा जो है प्रकाश संश्लेषण करता है। फूड चेन के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे कि मानव इसमें किसके अंतर्गत आता है। तो मानव किसी भी फूड चेन में आपको ध्यान रखना है कि जब हमने बात की मानव के बारे में, तो मानव देखो आपका एक शाकाहारी भी है ना, मतलब वो आपका प्राइमरी कंज्यूमर भी आ सकता है, यानी घास फूस भी वो खा लेता है। और फिर वो आपका क्या आ जाता है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर भी आ जाता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो आता है ना आपके पास ह्यूमन, ये आपका प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में आ जाएगा। ध्यान रखना, इसमें केवल निर्माता और केवल प्राइमरी वगैरह मत कर देना, ये दोनों में आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो मांस भी खाता है और आपके पास साथ साथ में शाकाहारी भी, इसे हम कह सकते हैं, जो आपका उत्पादक के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से मैं ऑलरेडी इस चीज़ को आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पे कुछ फूड चेन है और इस फूड चेन में समझने को कुछ ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे जैसे ये ग्रासलैंड में कुछ इस टाइप से चलता है भाई, ये ग्रासलैंड में कुछ इस टाइप से चलता है कि भैया आपके पास ग्रासलैंड्स होगा, जैसे यहाँ पे आपके पास ग्रास होगी, ग्रास को ग्रास ऑफर खा लेगा, ग्रास ऑफर को रैट खा लेगा, रैट को आपका स्नेक खा लेगा, स्नेक को हॉक खा लेगा, ठीक है, ये चील खा लेती है। इसी टाइप से आपके पास जो पॉन्ड होता है, पॉन्ड में भी कुछ ऐसे चलता है। पॉन्ड में भी एल्गीज वगैरह होती हैं, छोटे छोटे, जो आपके पास मैं कहूँगा प्लांट्स हो सकते हैं। इन प्लांट्स को मॉस्किटोज का जो लार्वा होता है, यानी जो मॉस्किटो होता है वो खा लेते हैं। इसके बाद इसी टाइप से ड्रैगन फ्लाइज जो होती हैं आपके पास, ये इनको खा लेती है लार्वा को, फिर इसको फिश खा लेता है। और इसी टाइप से आपके पास चलता है ओशियन में भी, ठीक है। तो ओशन में भी आपके पास छोटे छोटे प्लांट्स ही होंगे और उन प्लांट्स को इस टाइप से एक चलता रहेगा। और लास्ट में वाइट शार्क जो होती है सबसे बड़ी होती है, जो इन सबको खा सकते हैं, यानी जो सील को भी खा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। फर्टिलाइजर के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। और कुछ आपके पास जो फर्टिलाइजर होते हैं, यानी उर्वरक जो होते हैं, जो आप डालते हैं अपने जो भी एग्रीकल्चर वगैरह में पर्पज़ से, हम जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं सो दैट कि हमारी जो क्रॉप है वो जल्दी से ग्रो कर जाए। और यहाँ पे था कि इसका अधिक प्रयोग से होता है, तो इसके अधिक प्रयोग से ये सभी होंगे। यानी आपको यहाँ में मिलेगा मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये तीनों के तीनों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएंगे। फर्टिलाइज़र के यूज़ करने से देखो कहीं ना कहीं जो आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, यानी उर्वरकता होती है, वो कम हो जाती है। साथ ही साथ में आपके पास जल प्रदूषण भी होगा, क्योंकि खेतों में जो आप पानी डाल रहे हैं या लगा रहे हैं, तो उसमें जो फर्टिलाइज़र है वो मिक्स हो जाएगा। वो मिक्स होने के बाद कहीं और भी जा सकता है, तो कहीं ना कहीं वाटर को भी वो पॉल्यूट कर रहा है। साथ ही साथ में वायु के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि जब आप इनका यहाँ पे स्प्रेड जब इसे करते हैं, आप इनका छिड़काव जब आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे पास जो एयर होती है उसको भी पॉल्यूट करने का काम करता है। तो इस टाइप से यहाँ पे ये सभी इसके आंसर बन जाते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा वायु प्रदूषक ऐसा है जो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के साथ हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसलिए ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। पैन आपके पास प्रॉक्सी एसिल नाइट्रेट होता है। ये जो निकलता है ये वायुयानों के धुएं से निकलने वाला होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपके पास सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अंदर भी आ जाता है, ठीक है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जिसे हम बोलते हैं द्वितीयक प्रदूषक, ये वो गैसेज होती हैं जो प्राइमरी से बनती हैं। जैसे आपके पास प्राइमरी में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और
नाइट्रोजन ऑक्साइड या डाइऑक्साइड आप इससे बोलिए, ये आपके पास प्राइमरी होते हैं, ठीक है, और इनसे ही मिलके आपके पास पैन वगैरह बन जाते हैं प्राइमरी से, तो आपके पास वो क्या हो जाता है, द्वितीयक मैं कह सकता हूँ पॉल्यूटेंट का ये काम करते हैं। तो यहाँ पे अक्सर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने जैसे बात की कर ही दी है भैया, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो ह्यूमन के जो सेल्स होती हैं, यानी बेसिकली जो आरबीसीज जो आपके ब्लड में होती हैं, क्योंकि उसमें O2 को जाना होता है, लेकिन अब क्योंकि जो CO होती है वो मोर रिएक्टेबल गैस होती है, तो वो O को रिप्लेस करके खुद मिक्स हो जाती है, 200 टाइम्स ये स्ट्रॉन्गर होती है। तो इस टाइप से यहाँ पे ये हमारी जो आरबीसी होती है ये इसके साथ मिक्स हो जाती है, और फिर यहाँ पे ह्यूमन की डेथ हो सकती है, क्योंकि फिर जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी सेल के पास तो फिर क्या होगा, ह्यूमन की डेथ ही होगी भाई। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके पास है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जो वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। आप लोग इसको जानते हैं, नहीं जानते हैं? तो भैया हमारे पास जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, ये आपका यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है हमारे किसको, वन्य जीवों को। साथ ही साथ में आपको ध्यान रखना है, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यहाँ पे ये जो बना था, ये आया था आपके पास 1986 में। इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है ये, क्योंकि सारे के सारे आपके पास एक्ट हैं। इसी टाइप से आपके पास वन संरक्षण अधिनियम ये आपके पास आता है 1980 में। ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि पहले हमने जीवों को संरक्षण दिया कि भैया को हमारे पास ऐसे जीव जंतु हैं जिनको एक्सटिंग्विश नहीं जाना है या फिर दुर्लभ है, उनको बचाना है, जैसे हमारे टाइगर वगैरह उसके अंतर्गत आते हैं। तो इस टाइप से हमने इनको बनाना स्टार्ट किया। तो ये पहले एक्ट लेके आए वन्य जीवों के लिए, फिर हमने देखा यार हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, तो फिर हम ये लेके आए वन संरक्षण अधिनियम, वनों को हमें संरक्षण करना है। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 आता है, और फिर आपके पास ये जो पश्चिम बंगाल वाला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1959, ये भी कभी कभार पूछ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पूछा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी आपके पास यहाँ पे सही हो जाता है। तो एटलीस्ट ये 3-4 जो एक्ट हैं ये आपको ध्यान रखना है, पर्यावरण से रिलेटेड, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिस रूप में पौधा नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है? यह अक्सर कन्फ्यूजन वाली टर्म होती है, और इसको ध्यान रखना है कि देखो भैया, पौधे को हमें नाइट्रोजन चाहिए होता है, और नाइट्रोजन बेसिकली क्या होता है, नाइट्रोजन पौधे का प्रोटीन होता है। जैसे बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी बिल्डिंग के लिए, इसी टाइप से जो नाइट्रोजन है वो पौधों के लिए प्रोटीन की तरह काम करते हैं। अब जो नाइट्रोजन पौधे जो लेते हैं, ये आपकी किस फॉर्म में लेते हैं, ये नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, नाइट्राइट के फॉर्म में नहीं लेते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। इस चीज़ को इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम वही होता है इसमें। देखो इसमें होता क्या है ना, इसमें अमोनिया होगा आपके पास NH4, इस अमोनिया से आपके पास नाइट्रेट बनता है, यानी नाइट्राइट बनता है NO3, और इस नाइट्राइट से आपके पास बनता है नाइट्रेट NO2, और इस टाइप से बेसिकली ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारे जो है प्लांट्स ले लेते हैं। फिर इस टाइप से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कौन करता है। तो इसमें आपके पास जैसे राइजोबियम बैक्टीरियाज जो होते हैं, स्यूडोमोनास वगैरह जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, ये आपके क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा। बाकी देखो जैसे चीज़ें डिकम्पोज होंगी, यानी प्लांट्स डेड हो जाएंगे, फिर प्लांट्स डेड होने के बाद वो फिर से अमोनिया में कन्वर्ट होता है, और ये साइकिल इस टाइप से फिर NO3 फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के बाद ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नाइट्रेट की फॉर्म में जो होते हैं आपके जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को लेते हैं। आपको बताना है यहाँ पे पायरेलियो जो मीटर होता है ये किस चीज़ के यूज़ में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। जो आपके पास सोलर रेडिएशंस होते हैं ये इसको मेजर करने का काम आता है, यानी जो सन की इंटेंसिटी होती है, आपको कैसे पता चलेगा कि जो सन की इंटेंसिटी है वो कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। तो उसके लिए हमारा जो ये यूज़ किया जाता है पायरेलियो मीटर यूज़ किया जाता है, जो हमें बताया कि जो सन की इंटेंसिटी होती है वो कहाँ पर ज़्यादा होती है। तो बस ये याद रखने वाली चीज़ें, इसे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको इस चीज़ को बताना है, और अगर आप इसके बारे में थोड़ी बहुत भी जानते हैं तो आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे आपके पास जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पे, ये आपके पास यहाँ पे गलत ऑप्शन है। क्यों? कि भैया देखो ये कार्बन जो प्रोटोकॉल है ये क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पे हुआ था? ये जो हुआ था ये हुआ था आपका जापान में, पहली बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कब का होगा, ये 1997 का है, ठीक है। ये आपका जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है, बेसिकली ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब स्टार्ट हुआ था, 1992 में, ठीक है। एजेंडा 21, अब देखो ये जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ना, ये आपका इनका चलता रहता है। जैसे आपका पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट, फिर सेकेंड, पहला वाला जो हुआ था वो रियो में हुआ था, फिर ये चलता रहता है। तो जैसे ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5, तो ये यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में स्टार्ट हुआ था, तो उसके ठीक 5 साल उसको हमने +5 कह दिया। और यहाँ पे ये कब हुआ था, ये 1997 में हुआ था। और इसके जस्ट बाद ही आपका ये वाला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ये +5 वाला, ये हुआ था जापान में। और यहाँ पे इसके जस्ट बाद हुआ था ये वाला कार्बन व्यापार वाला क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें ये बताया गया था यार कि भैया जो हम कार्बन इमिशन कर रहे हैं उसको आपको कम करना है,
ठीक है। हालांकि ये शायद प्रभावी 2005 में हुआ था, यानी बहुत सारे लोगों ने जो कंट्रीज़ उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि भैया बहुतों ने कहा कि यार हम तो विकसित हो रहे हैं, अगर हम अपनी फैक्ट्रियाँ नहीं लगाएंगे तो हम अपना विकास कैसे कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये हालांकि बाद में इफेक्टिव हुआ था। लेकिन हाँ, आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रोटोकॉल के बारे में सबसे पहले बात हुई थी, ये आपका बात हुई थी यहाँ पे 1997 में जापान में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आप जानते होंगे, ये आपके पास 1987 का है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका ओजोन लेयर से रिलेटेड था कि भैया हमें ओजोन को प्रोटेक्ट करना है। 1989 में आपके पास जो था ये प्रभावी हुआ था, क्योंकि पहले तो इन्होंने किसी ने माना नहीं था ना, पहले तो केवल बात की गई थी। 1989 में सबने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, और इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले 16 सितंबर आपका 1995 में हमने ओजोन जो डे है वो मनाना भी स्टार्ट किया था। तो इस टाइप से कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसी टाइप से आपके पास ये पहला वाला जो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, ये भी 1979 का है। इसमें भी आपको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपके पास ये वाला सुमेलित नहीं है, क्योंकि कार्बन जो व्यापार होता है वो आपके पास रिलेटेड होता है किस चीज़ के, कार्बन के इमिशन को कम करने से रिलेशन इसका होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये बात है वो मेरी यहाँ पे समझ में आई होगी। तो यहाँ पे अगर और क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन में इतना ही है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।